नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने पूर्ण आस्था और श्रद्धा भाव से किए वट सावित्री व्रत। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दुर्ग कलेक्ट्रेट कार्यालय में 10 लाख रुपए कुल 19 बच्चों के खाते में किया गया वितरण। कोरोना काल से बंद हुए एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल टिकट को 1 जून से बहाल करने का दिया गया निर्देश। एक दर्जन सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदू युवा मंच ने नगरीय निकाय विभाग को सौंपा ज्ञापन। कार्यवाही नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इसी के तहत 30 मई को भिलाई में भी महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में त्रिनेत्रधारी शिव का निवास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना गया है। वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। इसी मान्यता के आधार पर स्त्रियां अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्षों की पूजा करती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 सोमवार को मनाया गया। इसी कड़ी में भिलाई खुर्सीपार में भी महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री व्रत की विधि विधान से पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु के लिए कामनाएं की। वट सावित्री व्रत के बारे में व्रती महिलाओं ने ग्रैंड न्यूज से अपने अनुभव को साझा किया। सुहागन स्त्री करते हैं। वट सावित्री के नाम से बहुत इनका प्रसिद्ध है। हाँ, शादीशुदा होने के बाद हर स्त्री को करना चाहिए व्रत, सुहाग के लिए। घर में सुख समृद्धि बढ़े, हाँ, व्यवहार का रास्ता खुले, इसलिए हर स्त्री को करना चाहिए। और हमारे बिहार में और यूपी में ये चीज़ का बहुत है। देखा देखी में तो हर लोग अब कर रहे हैं। पहले इतना लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब देखे देखी में बहुत कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा से मतलब एंजॉय कर रहे हैं। अपना पति के लिए अब बहुत अच्छा लगता है। सब एक साथ हो जाते हैं तो और अच्छा लगता है। ये वट सावित्री पूजा सब सुहागिन के लिए बहुत अच्छा है, उत्तम बात है। सबको करना चाहिए। सुहागिन स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। व्रत में सब फल फूल पकवान जो भी है अपने श्रद्धा के अनुसार चढ़ाओ, पूजा करो। भगवान के सामने उनका भोग के रूप में डालिए। अच्छा है, करना चाहिए। यह व्रत सबको करना चाहिए। वट सावित्री के दिन सोमवती अमावस्या और शनि जयंती भी मनाई जाएगी, जहां मंदिरों में भक्तगण काफी संख्या में भगवान शनि की पूजा अर्चना करने के लिए उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि बच्चों के खाते में अंतरित किया। दुर्ग कलेक्टर परिसर में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अन्य दस्तावेजों का भी दुर्ग जिले के 19 बच्चों को राशि का वितरण किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, महिला बाल विकास के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें हितग्राही बच्चों का पासबुक, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री का बच्चों के नाम पत्र और प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है। बता दें कि दुर्ग जिले की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और अपर कलेक्टर पद्मिनी बाई द्वारा उक्त दस्तावेज जिले के ऐसे 19 हितग्राही बच्चों को वितरित किए गए, जिन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा सुविधा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बैग, कंपोस्ट बॉक्स, पेन, फाइल और स्नेह पत्र, फोटो फ्रेम करवाकर भी दिया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जैसे विपदा में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता या फिर अपने अभिभावक को खोया है, उनके लिए चुनौतियों, मुश्किलों को कम करने का प्रयास है।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इसके लिए 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए की राशि योजना के तहत डाली गई है। बच्चे इस सहायता राशि को 23 साल की उम्र पहुंचने पर निकाल पाएंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत जरूरतों के लिए 18 साल की उम्र पूरी करने पर बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता भी मिलेगी। 23 साल तक की उम्र तक इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। कलेक्टर परिसर में इस वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कहना है कि पूरे देश भर में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के द्वारा एक नई शुरुआत की है। वह बच्चे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है, उन सभी बच्चों का पढ़ाई लिखाई और वयस्क होने पर उनकी भविष्य की चिंता के लिए 10 लाख रुपए दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ रेलवे प्रशासन का सौतेला व्यवहार बढ़ता ही जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने कोरोना काल से बंद एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अफसरों ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट बहाल नहीं किया, बल्कि उल्टा यात्रियों पर 36 ट्रेनें कैंसिल करके परेशानी का बोझ डाल दिया। अब जब रद्द ट्रेनें शुरू करने की मांग की जा रही है, तो खाना पूर्ति के नाम पर परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए जून माह से केवल 6 एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट बहाल करने का फैसला लिया है। कोरोना काल में रेलवे ने ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था, जिसे बाद में स्पेशल बनाकर शुरू किया गया। तब जनरल टिकट की सुविधा बंद कर दी गई थी। इसके चलते यात्रियों को अब भी एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल बोगियों में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन रेलवे के अफसरों को छत्तीसगढ़ के यात्रियों को होने वाली असुविधा से कोई सरोकार नहीं। यही वजह है कि मालगाड़ी और कोयला परिवहन करने के नाम पर 2 माह पहले करीब 40 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं अफसरों की मनमानी ऐसी कि अब फिर से 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इससे भीषण गर्मी में सफर करने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीते फरवरी माह में एक्सप्रेस ट्रेनों में कोरोना काल से बंद की गई जनरल टिकट की सुविधा को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था, लेकिन SCCR के अफसरों ने तकनीकी खामियों का हवाला देकर एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा अब तक शुरू नहीं की है। इसके चलते एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है, जबकि दूसरे जोन के एक्सप्रेस ट्रेनों में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। रेलवे के खिलाफ भड़क रहे यात्रियों के आक्रोश को देखते हुए SCCR से 200 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनों में सिर्फ 6 गाड़ियों, जिनमें दुर्ग छपरा, दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग निजामुद्दीन, दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग राजेंद्र नगर, दुर्ग एक्सप्रेस और दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस में 1 जून से रेल यात्रियों को जनरल टिकट की सुविधा देने का आदेश जारी किया गया है। इसी तरह दुर्ग भोपाल, दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस में 14 जून से जनरल टिकट की सुविधा बहाल करने का फैसला लिया है। कोरोना का संक्रमण खत्म होने के बाद अब ज्यादातर ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 87 ट्रेनों को अब तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं पिछले 3 माह से कोयला परिवहन के नाम से 40 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि अभी भी 36 से अधिक गाड़ियां जून तक कैंसिल हैं। खास बात यह है कि रेलवे की ओर से 200 से अधिक मेल व एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद भी अब तक जनरल टिकट की सुविधा नहीं दी जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। हिंदू युवा मंच द्वारा 24 मई को अपनी 1 दर्जन सूत्री मांगों को लेकर नगरीय निकाय विभाग को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित मंच के सदस्यों द्वारा विभाग कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया गया। हिंदू युवा मंच द्वारा नगरीय निकाय विभाग कार्यालय का घेराव किए जाने के अवसर पर मंच के अध्यक्ष कृष्णा चौहान ने बताया कि बीएसपी के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निवास कर रहे हैं और दुकानों का संचालन कर रहे लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई नियमित रूप से चल रही है, जिसमें गरीब तबके के लोगों को भी बेदखल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत बार बार मिल रही है। उन्होंने बताया कि बीएसपी कर्मचारी सिर्फ हैसियत देखकर बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। कर्मचारी गरीब तबके के लोगों को तो बेदखल कर रहे हैं, लेकिन मंत्रालयीन क्वार्टर व थर्ड पार्टी क्वार्टर को बख्श दिया जा रहा है। टीए बिल्डिंग के आसपास भी शराब दुकान का संचालन धड़ल्ले से चल रहा है और गंदगी का आलम भी देखने को मिल रहा है, जिस पर प्रबंधन का ध्यान नहीं है। इसके अलावा मंच द्वारा 14 मई को 1 दर्जन सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस संबंध में प्रबंधन नहीं आगामी 1 हफ्ते में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि इस बार कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मंच द्वारा सीओ का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी हिंदू मंच को भिलाई टाउनशिप से कि
हैसियत देख के बीएसपी कर्मचारी, बीएसपी के अधिकारी के यादव और यूके झा साहब कार्रवाई कर रहे हैं। हैसियत देख के कार्रवाई करना बंद करें और 14 तारीख से भिलाई टाउनशिप की 1 दर्जन समस्या को लेकर हिंदू युवा मंच ने ज्ञापन दिया था, जिसका एक भी निराकरण नहीं हुआ था। उस विषय को भी लेके आज हिंदू युवा मंच ने हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा। जितनी भी क्वार्टर ये लोग खाली करवाए हैं, ठीक है, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन भिलाई नगर के मंत्रालयीन क्वार्टर और थर्ड पार्टी क्वार्टर की जांच क्यों नहीं होती है? आप तोड़ू दस्ता की टीम को लेके जा रहे हैं, ठेले वालों को, गरीब वालों को सता रहे हैं। डीपीएस की दीवार आपको क्यों नहीं तोड़ पाए? मिराज के सामने की वसूली क्यों नहीं तोड़ पाए? पहले सिविक सेंटर टीए बिल्डिंग जहाँ स्थित है, सिविक सेंटर में, वहाँ आसपास की पहले सफाई करवाइए साहब, ठीक है। खुले में शराब बिक रहा है, खुले शराब के पीछे गंदगी हो रही है, सब सफाई जीएम कहाँ है? ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। दुर्ग के चिखली स्थित ओम साई नगर के सिख समाज के लोगों के द्वारा गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आम लोगों के लिए प्रसाद व शरबत वितरण समाज के द्वारा किया गया। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का आज शहीदी दिवस है। गुरु अर्जुन देव 16 जून 1606 को शहीद हुए थे। इस साल यानी 29 मई को गुरु अर्जुन देव का शहादत दिवस है। उन्होंने अपना जीवन धर्म और लोगों की सेवा में बलिदान कर दिया। वे दिन रात संगत और सेवा में लगे रहते थे। वे सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते थे। गुरु अर्जुन देव जी गुरु परंपरा का पालन करते हुए कभी भी गलत चीजों के आगे नहीं झुके। उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर देना स्वीकार किया। उनसे ही सिख धर्म में बलिदान की परंपरा का आगाज हुआ। आपको बताते जाएंगे कि अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। वर्ष 1581 में गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बने। उन्होंने ही अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी, जिसे आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस गुरुद्वारे का नक्शा स्वयं अर्जुन देव जी ने ही बनाया था। गुरु अर्जुन देव जी की बलिदान गाथा भी आपको बताते चलें कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद अक्टूबर 1605 में जहांगीर मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। साम्राज्य संभालते ही गुरु अर्जुन देव के विरोधी सक्रिय हो गए और वे जहांगीर को उनके खिलाफ भड़काने लगे। उसी बीच शहजादा खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। तब जहांगीर अपने बेटे के पीछे पड़ गया तो वो वहाँ से भागकर पंजाब चला गया। खुसरो तरन तारन गुरु साहिब के पास पहुँचा। तब गुरु अर्जुन देव जी ने उसका स्वागत किया और उसे अपने यहाँ पनाह दी। इस बात की जानकारी जब जहांगीर को हुई तो वह अर्जुन देव पर भड़क गया। उसने अर्जुन देव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उधर गुरु अर्जुन देव बाल हरिगोविंद साहिब को गुरु गद्दी सौंपकर स्वयं लाहौर पहुंच गए। उन पर मुगल बादशाह जहांगीर से बगावत करने का आरोप लगा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को यातना देकर मारने का आदेश दिया। और आज गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी को याद करते हुए ओम साई नगर के सिख समाज के लोगों ने शरबत वितरण का आयोजन किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 5वें गुरु अर्जन देव जी शहीदों के सरताज, उनके शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में ओम साई नगर चिखली के सिख परिवार आज यहाँ ठंडे मीठे पानी की छबील लगा रहे हैं। और ये गुरु अर्जन देव जी ओम साई नगर के सिख समाज और दूसरे भी सभी भाई मिलके आज 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर आज छबील, ठंडे मीठे जल की छबील लगा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से लग रही है। आगे भी इसी तरह लंगर चालू रहेंगे। इधर मत देखो। ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दल्लीवार की रिपोर्ट। वट सावित्री व्रत को लेकर ट्विन सिटी में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करके बरगद के वृक्ष की पूजा करते दिखाई दी। वट सावित्री व्रत के अवसर पर सेक्टर 4 में महिलाओं ने निर्जला व्रत करते हुए बरगद के वृक्ष की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत करवा चौथ जितना ही फलदायी होता है। यह व्रत न सिर्फ पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि और संपन्नता भी आती है। वट सावित्री का पर्व इस साल बेहद खास रहने वाला है। वट सावित्री के दिन सोमवती अमावस्या और शनि जयंती भी मनाई गई। इसके अलावा सुबह के वक्त सर्वार्ध सिद्धि योग और सुकर्मा योग भी लग रहा है, जो कि बहुत ही शुभ संयोग को दर्शाता है। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को 2 टोकरियों में पूजा का सामान सजा कर रखती हैं। इसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, कलावा, बरगद का फल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, बांस का पंखा, कच्चा सूत, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, भीगा चना, कलश, मूंगफली के दाने, मखाने का लावा जैसी चीजें शामिल होती है। व्रत के दिन सबसे पहले बरगद के पेड़ को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद पेड़ पर रोली और कुमकुम का तिलक लगाकर कच्चा सूत बांधकर बरगद की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद बरगद के वृक्ष की आरती कर पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। कि आज का जो आप लोग पूजा कर रहे हैं उसके बारे में
ज्येष्ठ मास में पड़ता है और आज सोमवती अमावस्या भी है। दो पर्व हैं आज। और पीपल का हम लोग 108 प्रदक्षिणा किए, फिर वट का हम लोग 12 प्रदक्षिणा किए। आज का बहुत महत्व है भैया, इसलिए इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पतियों के लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बोलना चाहिए सत्यवान, उनके लिए जो सावित्री माता थी वो ये व्रत करी थी। जब उनके प्राण उन्होंने आज के दिन त्यागे थे तो उन्होंने यमराज से उनका प्राण लेके आ गए थे। तो इस वजह से ये व्रत ना बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। तब से मतलब जितनी भी सुहागिनें हैं ये व्रत करती हैं और उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है, इसलिए व्रत किया जाता है। रेड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च के तत्वाधान में कुरूद के कैलाश नगर में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासी दांतों से संबंधित समस्या के निराकरण का लाभ उठा सकते हैं। कैलाश नगर कुरूद के वार्ड 21 ज्ञान सदन में रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एवं रिसर्च के तत्वाधान में रविवार 29 मई को निःशुल्क दंत एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। शिविर में दंत व नेत्र चिकित्सा के साथ साथ ब्लड प्रेशर चेकअप व कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वार्ड पार्षद नेहा साहू ने वार्ड वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं। जी आज वार्ड 21 कैलाश नगर के सियान सदन पार्षद कार्यालय में ये दंत और नेत्र प्लस वैक्सीन का भी हम लोगों ने शिविर लगाया हुआ है और अच्छा शिविर है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चल रहा है। लोगों को इसका लाभ उठाना है, सबकी मैं अपील करूंगी। आसपास के सभी वार्ड के सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और शिविर का लाभ उठा सकते हैं। आईज के लिए भी आए हुए हैं, आई चेकअप के लिए, बीपी चेकअप के लिए भी हैं और डेंटल के लिए भी हैं। डेंटल के लिए एक वैन भी आई हुई है जिसमें उनका ट्रीटमेंट का सारा सेटअप भी लगा रखा हुआ है और वैक्सीनेशन में और कोविड वैक्सीनेशन का भी चल रहा है यहाँ पे। सारा सब लोग शिविर का लाभ उठाएं, यही अपील करूँगी मैं सबसे। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राम उमदा मिलन चौक स्थित कमलेश देवांगन की इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर की दुकान में 28 मई की मध्यरात्रि आरोपी संगम चौक निवासी राजू ठाकुर उर्फ जयलाल ने आग लगा दी थी। आगजनी में दुकान में रखा लगभग 7 लाख का माल जलकर राख हो गया था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार करके उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। भिलाई-3 थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि घटना शनिवार आधी रात के बाद की है। दूसरे दिन रविवार को दुकानदार ने पुरानी भिलाई थाने पहुंचकर आगजनी की शिकायत दर्ज कराई। दुकानदार ने आगजनी करने वाले बदमाश का नाम भी बताया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जुडिशियल रिमांड में भेज दिया है। दिनांक 29/5/2022 को कमलेश देवांगन निवासी उमदा मिलन चौक थाना पुरानी भिलाई के द्वारा सूचना दर्ज कराई गई कि उनके हार्डवेयर की दुकान है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखते हैं, वहाँ पर मतलब आग लग गई है और आगजनी की सूचना पर मौके पर जाकर तस्दीक किया। उनकी जो शॉप है
उसमें लगभग 7 लाख रुपए के आसपास के सामान जो है जल चुके थे। उसी दौरान फिर वहाँ पर तस्दीक किया गया। तस्दीक पे बातें सामने आई कि वो कांता चौक उम्दा का ही एक व्यक्ति है, राजू ठाकुर उर्फ राजू सेन, पिता श्यामलाल सेन, उम्र 30 वर्ष, इसके द्वारा जो है उनके दुकान पे आग लगाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया जहाँ पर उसकी उपस्थिति दिखाई दी। वह पूछने पर उसने अपने द्वारा जो है जुर्म करना स्वीकार किया है। तत्पश्चात उसे अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जितेंद्र वर्मा को दी गई, जिसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी के विकास और विस्तार को लेकर हमेशा अग्रसर रहूंगा। सादर वंदे मातरम। मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व एवं सभी वरिष्ठ नेतागण एवं कार्यकर्ताओं को सादर नमन करता हूं। पार्टी ने मुझे जिस विश्वास के साथ दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया है उसमें मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। नेवई थाना क्षेत्र तालाब में नहाने गए एक दिव्यांग की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस को सूचित किया गया। मामले में पुलिस ने गोताखोरों की टीम को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। नेवई टीआई ममता शर्मा ने बताया कि रिसाली निवासी 17 वर्षीय शैलेंद्र नेताम घटना के दिन भी दर्री तालाब नहाने के लिए गया हुआ था। मृतक अपने साथ थर्माकोल का सामान लेकर गया था, लेकिन ज्यादा गहरे पानी में चले जाने से तालाब में डूब गया। उसे तैरना भी नहीं आता था। शैलेंद्र एक पैर से दिव्यांग था। घटना की जानकारी 6 वर्षीय बालक ने आसपास के लोगों को दी। मृतक कक्षा 11वीं का छात्र था। उसके पिता मजदूर हैं। रिपोर्ट आई थी मर्ग रिपोर्ट कि शैलेंद्र नेताम नाम का लड़का जो है, जो रिसाली दर्री तालाब के पास ही रहता था, वहाँ नहाने गया हुआ था एक अपने छोटे से किसी और बच्चे के साथ। तो वो और उस बच्चा जो नहा रहे थे तो अचानक से वो बच्चा जो है नदी में चला गया। 17 साल का था ये लड़का और 3 बजे करीब हमको इसकी बॉडी मिली है वहाँ से। ये दर्री तालाब रिसाली का रहने वाला है, बस्ती का, और इसका नाम शैलेंद्र नेताम है। ये एक उसी मोहल्ले का एक छोटा सा बच्चा है। वो दोनों ही तैर रहे थे 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब। तो छोटा बच्चा जो है अपने घर चला गया था और ये नहा रहा था। उसके बाद इसको मम्मी पापा ने इसको खोजबीन किया, कहाँ है, तो पता चला कि ये नहाने के दौरान फिर बाहर ही नहीं आया है। फिर गोताखोर की टीम आई, उनसे हमने मदद ली है। उसके बाद इसका बॉडी जो है 3:30 बजे करीब हमको वहाँ से नदी तालाब से मिला है। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छात्र पर प्राणघातक हमला करने वाले 2 माह से फरार चल रहे कांग्रेसी नेता के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307, 147, 148, 149 के तहत कार्यवाही की है। भिलाई नगर थाना टीआई राजेश साहू ने बताया कि रिसाली निवासी आरोपी हिमांशु बंजारे पिता हेमंत बंजारे को पुलिस ने बेमेतरा स्थित अटल आवास से पकड़ा है। 5 मार्च को हिमांशु के खिलाफ सेक्टर 1, सड़क 17, क्वार्टर नंबर 3B निवासी मानस पांडे ने शिकायत की थी कि घटना की रात 8:30 बजे सेक्टर 6 चर्च के पीछे आरोपी हरीश यादव हिमांशु बंजारे के अमन मूर्ति हत्या करने की नियत से ऋषु गुप्ता पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर फरार हो गए थे। तब से लेकर आरोपी हिमांशु भी फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बेमेतरा पहुंचकर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की टीम से भी मदद ली गई। आरोपी का पिता हेमंत बंजारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रह चुका है। दिनांक 5/3/2022 को प्रार्थी मानस पांडे थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि सेक्टर 6 चर्च के पीछे भिलाई में ऋषु गुप्ता को हरीश यादव, हिमांशु बंजारे, अमन मूर्तिकार, अविनाश, प्रखर चंद्र आकर ये चाकू मार दिया था, जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसपे 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एक फरार आरोपी हिमांशु बंजारे को बेमेतरा से गिरफ्तार किया गया।
ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता के साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे विशेष रूप से उपस्थित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग के धमधा नाका में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के साथ बड़ी संख्या में भाजपाई भी उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद सरोज पांडे ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है, तब से देश भर में लोगों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसके माध्यम से वे अपने होने वाले अनुभव को लोगों से साझा करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानकर अमल भी करते हैं। यह भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत ही अच्छी और सार्थक पहल है, जिससे आम जनमानस ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। मन की बात प्रधानमंत्री जी और भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने मन की बात भारत की जनता के साथ में सीधे करते हैं। आज इसी कार्यक्रम में ही हम सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना हुआ है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों को कहते हैं वो यथार्थ के धरातल की होती हैं, वो अनुभवों को लेते हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बीच की बातें होती हैं उन्हीं बातों को कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक अपने जितने अनुभवों को शेयर किया है, उससे राष्ट्र को एक दिशा मिलती है, बहुत से लोगों का उत्साहवर्धन होता है। विशेष तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री जी हर बार अपनी बात कहते हैं। आज भी मन की बात में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के विषय पर ये बात कही और महिलाओं का उत्साहवर्धन होने के साथ साथ महिलाओं को काम करने की एक नई दिशा भी मिलती है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ कि उनके इस मन की बात से हम कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है, देश को एक दिशा मिलती है, काम करने की एक नई प्रेरणा मिलती है और हम ये कामना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत की जनता के साथ ये मन की बात कहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आयोजन दुर्ग जिले में हो रहा है, जिसको सुनने के लिए बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा पूरब मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में उपस्थित रहे। सभी के चेहरे पर केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने की खुशी साफ देखी जा रही थी। पूरे प्रदेश में इस मौके पर बूथ स्तर पर यह आयोजन किया जा रहा है। समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए, और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग राज के समस्त उप क्षेत्र के पदाधिकारियों व सदस्यों के सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन समीपस्थ ग्राम कुथरेल चंद्राकर भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के सांसदीय सचिव और महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर ने 9 उप क्षेत्रों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चंद्रनाहु कुर्मी समाज के लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग द्वारा 29 मई रविवार को दुर्ग के अंतर्गत दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव जिला अंतर्गत आने वाले समस्त 9 क्षेत्र के पदाधिकारियों व सदस्यों का सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन समीपस्थ ग्राम कुथरेल के चंद्राकर भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासमुंद विधायक व संसदीय सचिव एवं चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद चंद्राकर व अध्यक्षता दुर्ग राज के निवर्तमान अध्यक्ष रोहित चंद्राकर तथा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज अश्विनी चंद्राकर, विशेष अतिथि के रूप में सभी निवर्तमान पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद चंद्राकर ने चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर व स्वर्गीय रघुवर सिंह चंद्राकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दुर्ग राज के समस्त उप क्षेत्र के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, दुर्ग राज के अध्यक्ष प्रदीप चंद्राकर, उपाध्यक्ष रोहित चंद्राकर, सचिव शिव चंद्राकर, कोषाध्यक्ष चंद्रकिशोर चंद्राकर, जामगांव से आर चेतन चंद्राकर मुख्य अतिथि ने सामूहिक शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए विनोद चंद्राकर ने कहा कि कुर्मी क्षत्रिय समाज जो प्रारंभ से ही मूल रूप से कृषि के व्यवसाय पर निर्भर रहा है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अब हर व्यवसायिक क्षेत्र में कुशल मार्गदर्शन
कौशल व कुशलता प्रदान करने की दिशा में काम करना होगा। तभी हम समाज को अधिक सुदृढ़ व समृद्ध बना सकते हैं। इसके लिए समाज के सफल लोगों को मार्गदर्शन के लिए आगे आना होगा। चंद्रनाहु कुर्मी छत्री समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप चंद्राकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को संगठित रूप से दिशा प्रदान करने के लिए हमारे पदाधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता होगी। हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए सभी पदाधिकारियों के विचार भावनाओं का सम्मान करते हुए काम करेंगे। सफल आयोजन के लिए सरपंच कुथरेल राजश्री प्रेरणा चंद्राकर के साथ साथ जनप्रतिनिधि पुकेश चंद्राकर, ललित चंद्राकर, दुर्गराज के चुनाव अधिकारी गजेंद्र चंद्राकर, केंद्रीय सहायक चुनाव अधिकारी पूर्णिमा चंद्राकर, बसंत चंद्राकर भिलाई का सम्मान कुशलता पूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने हेतु मुख्य अतिथि विनोद चंद्राकर ने किया। दुर्ग के सचिव शिव चंद्राकर ने उपक्षेत्र अंडा के अध्यक्ष दीनानाथ चंद्राकर व पूरी कार्यकारिणी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। दुर्गराज के शपथ ग्रहण समारोह का मंच संचालन कुंदन चंद्राकर द्वारा आभार दीनानाथ चंद्राकर द्वारा किया गया। देखिए, सबसे पहले तो आज दुर्गराज का शपथ ग्रहण समारोह था। हमारे जितने भी प्रतिनिधि बन के आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, उनको मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। और समाज में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, समाज उत्थान के लिए, समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे समाज का उत्थान होगा। और निश्चित रूप से समाज में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और समाज के सभी अंगों को लेकर एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान मैंने किया है। आज हमारे दुर्गराज के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण एवं दुर्गराज के अंतर्गत हमारे 9 उप क्षेत्र जो आते हैं, जिसमें बालोद जिला से हैं, नाथगांव जिला से हैं और हमारे दुर्ग जिला से, और ये तीनों जिला मिलके एक राज है हमारा दुर्ग राज। वो तीनों जिला से सभी 9 उप क्षेत्र के पदाधिकारीगण आज शपथ लिए हैं कि हमारे जो दुर्ग राज है उसे कैसे अच्छा से अच्छा हमारे समाज के लिए कार्य कर सकें और समाज को आगे बढ़ा सकें। और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने आज ये समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है और समाज के लिए एक अच्छा कार्य करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी ली है। आगे भी हमारे लिए बहुत कार्य करने के लिए, इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास अभी बहुत सारे रूपरेखा तैयार करके रखे हुए हैं और सभी ने अपना मार्गदर्शन दिया कि कैसे हम समाज को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को एक अच्छे दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, सभी संगठन को कैसे एकत्रित करें, महिला संगठन हो गया, युवा संगठन हो गया, सबको कैसे एक साथ लेके हम कार्य कर सकते हैं, इस दिशा में चर्चा हुई। देश के बिना श्रद्धापूर्वक। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण के कुथरेल गांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।